हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस एपिसोड का प्रश्न है, क्या दलितों में डॉक्टर्स बनना दलित समाज का एक बहुत बड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है? यानी दलित जब डॉक्टर बनकर शेष समाज को सेवा देता है तो क्या यह दलितों का एक आत्म स्वाभिमान आंदोलन के बराबर है? चलिए मैं ले चलता हूं थोड़ा अतीत में। जब 1977 में इमरजेंसी के बाद का चुनाव हो रहा था तो बाबूजी जगजीवन राम का संजय गांधी से डिस्प्यूट हो गया था। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी करके अलग से पार्टी बनाई और जनता पार्टी के साथ गठजोड़ कर 77 का लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा। जनता पार्टी ने, यह बदनाम पॉलिटिशियंस का एक गठबंधन था, बाबू जगजीवन राम को अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। उस समय मैं कक्षा 12 में था और 12 में प्रवेश किया था तो मेरे स्कूल में मेरिट की बात होने लगी थी। हालांकि जो हमारे स्कूल के सवर्ण छात्र थे उन्हें बाबू जगजीवन राम पसंद नहीं थे, पर चूंकि इंदिरा गांधी से उनकी इतनी नफरत थी कि चलो इनको भी हम प्राइम मिनिस्टर मान लेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी को हराना जरूरी है। तो उस समय जो इंटरवल के समय बहस होती थी, कभी कभार क्लासरूम में भी एक दो बार ये बातें उठ जाती थी कि क्या बाबू जगजीवन राम अपनी जांच दलित डॉक्टर से कराते होंगे। हम तो इतनी उम्र वाले नहीं थे कि डायरेक्ट डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें। हम सुनते रहते थे और अपने हम उम्र के बच्चों से बातें करते थे। फिर और जब बहस बढ़ती थी तो लोग पूछते थे कि जो दलित डॉक्टर बनते हैं सरकारी आरक्षण के कोटे से, वह प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं? ये इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि इनके यहाँ कोई जाएगा नहीं। पेशेंट्स का कोटे वाले डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं होगा। हम उसका उत्तर नहीं दे पाते थे, लेकिन मन ही मन ये बात रहती थी कि जब दलितों को अलग से पंक्ति में बिठाकर खिलाया जाता है, दलितों से इतनी घृणा है, तो दलित डॉक्टर के यहाँ ये क्यों जाएंगे? दिन बीतते गए और यहाँ तक कि टेलीविज़न स्टूडियोज में, एक बार सहारा टेलीविज़न की स्टूडियो में एक जाति राष्ट्रवादी मुझसे पूछ बैठा कि आप क्या दलित डॉक्टर्स के यहाँ अपनी जांच कराने जाते हैं ज़रूरत पड़ने पर?
तो थोड़ा मुझ में कॉन्फिडेंस हो गया था। मैंने आसपास दिल्ली में दलित डॉक्टर्स को देखा था, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं सबसे पहले दलित डॉक्टर्स को ही ढूंढता हूँ। उपलब्ध न होने के बाद ही मैं बाकी डॉक्टर्स के पास जाता हूँ। तो लोग पूछते थे कि इसमें कम अंक पाकर के जो डॉक्टर बने हैं, क्या वह मेडिकल एडवाइस के लिए योग्य होंगे? तो मेरे पास एक ही उत्तर था कि जो एडमिशन के समय सुविधा मिलती है आरक्षण की, कुछ अंक कम पर भी एडमिशन हो जाते हैं, पर जब वह डिग्री मिलती है तो उसमें कोई कंसेशन नहीं है। और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन के साथ पास हों। क्या हाई स्कूल में सारे बच्चे डिस्टिंक्शन से पास होते हैं? क्या थर्ड क्लास पास हुए लोग बाद में आईएएस नहीं बन जाते? तो ये सब चर्चाएं चलती रहती थी। जब मुझे पहली बार किसी कॉरपोरेट हाउस से थोड़ा सा आर्थिक सहयोग मिला, तो मैंने सबसे पहले यह तय किया कि दलित डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल चलाते हैं, मैं उनको प्रोफाइल करूंगा। मैं अपनी जर्नी के दौरान में बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। गांव में जाना मुझे पसंद है, गांव में रुकना पसंद है, गांव में जो भी खाना मिल गया वही खा लेना पसंद है। मच्छर भी होते हैं तो मैं थोड़ी मच्छर भगाने की टैबलेट ले लेता हूँ कि जला देने से धुआं होगा तो मच्छर भाग जाएंगे। छोटी शहरों में जाता हूँ जहाँ बिजली भी नहीं होती है तो भी मैं वहाँ रुक जाता हूँ। तो मुझे इस बात का आभास हो गया था कि दलित समाज में बहुत सारे डॉक्टर्स प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल चलाते हैं। जब 2017 में हमने अपना रिसर्च शुरू किया अपनी टीम के साथ, हमारी टीम में 4 लोग हुआ करते थे, कभी कभी 5 लोग होते थे, इसलिए इनोवा कार करते थे। कभी कभी 6-7 लोग हो जाते थे। जैसे हम पंजाब जाते थे, पंजाब के 50 दलित हॉस्पिटल्स का हमने अध्ययन किया है, तो कोई न कोई रेफरेंस लेने के लिए 2-3 लोगों को गाड़ी में बिठा लेते थे और जाते थे। फाइनली हमने 100 दलित ओन्ड हॉस्पिटल्स की एक काफ़ी टेबल बुक निकाली जो 2018 में दिल्ली में रिलीज होनी थी, लेकिन तब तक कोरोना आ गया और रिलीज को पोस्टपोन करना पड़ा। यह रिलीज उसी दिन होने वाली थी जब गोदरेज ग्रुप द्वारा बाबा साहब को जो आर्थिक सहयोग दिया गया था मैगजीन छापने के लिए विज्ञापन के रूप में, उसके 100 साल पूरे हो रहे थे। तो जो 100 दलित हॉस्पिटल्स की हमने सूची बनाई, तो उसमें एक उत्तराखंड में दलित हॉस्पिटल है, हम मान के चल रहे हैं यूपी ही उत्तराखंड भी है। तो वहाँ हम समझते हैं कि 200 बेड के आसपास का एक हॉस्पिटल है जो फर्स्ट जनरेशन दलित एंटरप्रेन्योर दलित डॉक्टर द्वारा बनाया गया है। उनके पास बीएससी नर्सिंग का भी एक कॉलेज है और एनएम का भी एक स्कूल है। छोटे से अच्छी जगह फैजाबाद में कम से कम 3 माने जाने दलित हॉस्पिटल हैं। एक हॉस्पिटल तो ऐसा है कि अगर अयोध्या में फैजाबाद में देश के राष्ट्रपति भी जाएं और उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, कलेक्टर को कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, तो वही हॉस्पिटल नॉमिनेटेड है, वहीं पर वो दवा कराने
या ट्रीटमेंट कराने इमरजेंसी में जाएंगे। वैसे ही हापुड़ में एक हॉस्पिटल है जहाँ कोई अगर वीआईपी रास्ते से जा रहा है और कोई दुर्घटना घट गई तो उसी दलित ओन्ड हॉस्पिटल में जाएंगे। हापुड़ में भी 3 हॉस्पिटल हैं जो दलितों द्वारा, फर्स्ट जनरेशन दलितों द्वारा बनाए गए हैं। बनारस जौनपुर के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं वो दलितों के हैं। बनारस में 5 हॉस्पिटल हैं। बैकवर्ड जिला जिसको बैकवर्ड समझते हैं लोग, आजमगढ़ में भी 5-6 दलित ओन्ड हॉस्पिटल हैं। इसमें 3-4 का तो हमने प्रोफाइल किया है। तो यह किताब या काफ़ी टेबल बुक 100 दलित ओन्ड हॉस्पिटल की जिस दिन निकाला हम लोगों ने, तो मैंने यह सोचा कि अपने जीवन की एक बड़ी लड़ाई हमने जीत ली है, क्योंकि हमने 100 ऐसे दलित हॉस्पिटल्स को खोज लिया है जहाँ पर तमाम सवर्ण समाज के लोग भी अपनी दवा कराने, ऑपरेशन कराने जाते हैं। मैंने हापुड़ में एक काफ़ी पीते समय एक रेस्टोरेंट में मैंने जानबूझकर रेस्टोरेंट के मालिक से एक सवाल पूछा कि इस हॉस्पिटल में सुबह सुबह इतनी भीड़, क्या इसमें ऊंची जाति के लोग भी जाते हैं? उसने बोला हर जाति के लोग जाते हैं, और जो पैसे वाले हैं वो तो सबसे पहले इसी हॉस्पिटल में जाते हैं। खास तौर से जो डिलीवरी होती है तो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर की कोशिश रहती है कि बच्चों माताओं का पेट न फाड़ना पड़े, नॉर्मल डिलीवरी में विश्वास करते हैं। और जब मुझे यह बात वहाँ कही गई तो यही प्रश्न मैं अपनी टीम के साथ जाता था, तो हॉस्पिटल के आसपास कोई रेस्टोरेंट ढूंढता था और वहाँ चाय पीने या काफ़ी तो बहुत कम जगह मिलती थी, इसलिए कॉफ़ी का पाउच कभी कभी लेके चलता था। मैं यही प्रश्न पूछता था कि इस हॉस्पिटल के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहीं कहीं तो लोग यह भी कहते थे यहाँ ऑपरेशन बहुत अच्छा होता है। क्यों भाई? अरे ये चमार समाज के डॉक्टर हैं, इन लोगों का चमड़े का चीड़ फाड़ का पुराना इनका इतिहास है और ये बहुत सही ऑपरेशन करते हैं। और फिर लोग कहते थे यहाँ पर बच्चों को नॉर्मल ढंग से डिलीवरी कराई जाती है। बाकी तमाम हॉस्पिटल में पैसे की लालच में जो गैर दलित डॉक्टर्स हैं वो माताओं का पेट फाड़ देते हैं और उनको 30, 35, 40 हज़ार रुपये इस बात के एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो मैं अपने लाइफ में इतने सालों से, दशकों से दलित समाज के भीतर घूम रहा हूँ, उन पर रिसर्च कर रहा हूँ और उनके बारे में लिख रहा हूँ। ये मेरे जीवन का एक कंक्लूजन है कि जगह जगह, बाजार बाजार में दलित डॉक्टर्स बैठें, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करें और हॉस्पिटल बनाएं। इसलिए नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा आमदनी है, आमदनी जरूर है, पर यह दलित अगर हॉस्पिटल बनाता है मुख्य धारा के समाज में और सक्सेसफुल होता है तो यह सबसे बड़ी दलित क्रांति है, क्योंकि उसने उन तमाम जाति राष्ट्रवादियों का मुंह बंद कर दिया है जो पैदा हुए हैं इस बात को सुनते सुनते कि दलित डॉक्टर्स जो आरक्षण वाला होता है वह मेरिट उसमें नहीं होती है, इसलिए वहाँ चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। तो इस बात से मैं नहीं समझता कि कोई दलित भी, कोई भी दलित मुझसे असहमत होगा। सवाल यह है कि हजारों हजार की संख्या में दलित
डॉक्टर्स कैसे बने, एमबीबीएस, बीएमएस, आयुर्वेदिक डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग में दलित लोग बड़े पैमाने पर कैसे जाएं। तो इस बात को कहने के पहले कि रास्ता क्या है, मैं एक बात फिर दोहराना चाहूँगा कि पूना पैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बीच जो हुआ, भारत के ज्ञात इतिहास में पहली बार दलित और वर्ण व्यवस्था के स्वामियों के बीच पहली बार एक एग्रीमेंट हुआ। और जो सेपरेट इलेक्ट्रेट की लड़ाई बाबा साहब ने जीती थी लंदन में, तो उस जीत को मैं गुरु रविदास के बाद सबसे बड़ी जीत मानता हूँ। गुरु रविदास जी ने 16वीं शताब्दी में काशी के पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया था। बाबा साहब भी महात्मा गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पराजित किए थे और उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट्स हमें मिला था। खैर, महात्मा गांधी जी की जान बचाने के लिए बाबा साहब को कुर्बानी देनी पड़ी सेपरेट इलेक्टोरेट की, पर उसी पुणे पैक्ट से एक मैसेज निकला कि अब भारत का समाज जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार है। उसमें बिड़ला परिवार के 2 लोग सिग्नेचर करने वालों में से थे। उसमें मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी उसमें शामिल थे और तमाम बड़े बड़े लोग उस समय शामिल थे। तो पहली बार जाति व्यवस्था को समाप्त करने का या कम करने का या दलितों को बाकी समाज के बराबर खड़ा होने का एक सिद्धांत रूपी समझौता हुआ। तो यह भारतीय समाज का यह कर्तव्य बनता है कि वह महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर को दिए गए प्रॉमिस को पूरा करें। फिर बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। काफ़ी खोजबीन के बाद भारतीय समाज को लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा जूरिस्ट कोई नहीं है, तो क्यों न डॉक्टर अम्बेडकर से ही यह संविधान लिखवाया जाए। मेरे पास इस बात के सबूत है। एक कृष्णाचारी थे, कांचन असेंबली के मेंबर, तमिलनाडु से आते थे, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति थे, बाबा साहब के बहुत करीबी थे। मैं किसी एपिसोड में बताऊंगा किस तरह से वो ये कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में इतने सदस्य थे, एक सदस्य अमेरिका चला गया, आया नहीं, एक सदस्य की डेथ हो गई, एक सदस्य दूर दिल्ली से दूर स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाता था। फाइनली यह पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पर संविधान को ड्राफ्ट करने की आ गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देश को कहा, संविधान को कहा कि अस्पृश्य और आदिवासी समाज के लोगों को शेष समाज के बराबर लाकर खड़ा करना है। तो भारतीय समाज का, भारतीय राज्य की ये जिम्मेदारी है कि दलितों के बीच हजारों हजार दलित डॉक्टर्स पैदा हों। अब हम आते हैं दलित डॉक्टर्स कैसे और कब और कहाँ बन रहे हैं। तो भारतीय डॉक्टर्स, भारत में 3 संस्थाओं से लोग डॉक्टर बनते हैं। एक तो सरकारी मेडिकल कॉलेजेज हैं जिसमें हर साल करीब 60,000 एडमिशन होते हैं, एमबीबीएस से लेके फिजियोथेरेपिस्ट तक। 60,000 प्राइवेट
मेडिकल कॉलेजेज में डॉक्टर्स बनते हैं पर ईयर, और 20 मेरी रिसर्च बताती है 20 से 25,000 इंडियंस विदेश जाते हैं, रसिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, नेपाल जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, कजाकिस्तान जाते हैं, जहाँ पर MBBS की वो पढ़ाई करते हैं। उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है या पासिंग मार्क है या क्वालिफाइंग मार्क है, नीट में जनरल कैटेगरी के लिए 138 से 164 पॉइंट चाहिए, SC ST के लिए 107 से 130 पॉइंट चाहिए। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं जहाँ करीब 60,000 सीटें हैं, तो यहाँ पर करीब 25% जो टोटल स्कोर होता है 720 का नीट की परीक्षा में, तो 25% के आसपास नंबर पा लेने पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो सकते हैं। अगर हम मान लें कि 60,000 प्राइवेट, तो दलित जो सरकारी स्कूलों में मेडिकल कॉलेजेस में बनते हैं वो डॉक्टर तो दलित डॉक्टर प्रपोर्शन के हिसाब से बन जाते हैं, लेकिन 60,000 जो और सीटें हैं इसमें पर डॉक्टर पर MBBS या पर सीट करीब 75 लाख से 1.25 करोड़ रुपए लगते हैं। और 60,000 में अगर 15% दलित कोटा हम मान लें, केवल दलित, आदिवासी हम नहीं इसमें जोड़ रहे हैं फिलहाल, तो 9,000 सीटें दलित समाज के हिस्से में आती हैं जो नीट क्वालिफाई करते हैं, मिनिमम 25% अंक प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं कि जो मिनिमम 25% 720 का पा लेते हैं, लेकिन उनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है कि वो एडमिशन ले सके। वैसे ही 25,000 जो विदेश से डिग्रियां लाते हैं, तो दोनों को जोड़ लिया जाए तो 12,750 डॉक्टर हर साल सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के बाहर बनते हैं, जिसमें दलितों की संख्या बहुत ही कम होगी, क्योंकि कितने दलित ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों पर, अपने एक बच्चे पर डॉक्टर बनाने में खर्च कर सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं। तो फिर यही जिम्मेदारी आती है भारतीय रिपब्लिक की। भारतीय रिपब्लिक, जैसा कि मैं डेटा देख रहा हूँ, आपने एक स्कीम सुना होगा, पहले जिसका नाम था, इंदिरा गांधी के समय यह स्कीम बनी थी, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, जिसका अलग से बजट एलोकेशन होता था और जिसको 29 मिनिस्ट्रीज 37 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लागू करते थे। इस स्कीम का सारांश यह है कि 29 मंत्रालय और 37 डिपार्टमेंट्स को जो भी बजट मिला है उसमें एक हिस्सा दलित डेवलपमेंट पर खर्च होगा। यह एक नोशनल फिगर है। यह विचार भी बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। हमने तमाम लोगों से पूछा कि आप क्या यह बता सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान, जिसका नाम अभी रख दिया गया है डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट, कहाँ खर्च होता है? किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। हम तो यही सुनते हैं अखबारों में जब भी पढ़ने को आता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सरकार ने इतना पैसा डाइवर्ट कर दिया। कांग्रेस सरकार जो है कर्नाटका में अपना पूरा वादा करने के लिए शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा उधर डाइवर्ट कर दिया, इस राज्य ने उधर डाइवर्ट कर दिया। बहुत सारे राज्य इसको खर्च नहीं कर पाते। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, उत्तर प्रदेश में BSP सरकार ने इस
पैसे, इस कोटे के पैसे से 2 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, एक उरई में और एक कहीं देवरिया में या बस्ती में कहीं पर है। तो अभी अमृत काल चल रहा है, जो दलितों का काल नहीं है। जो पिछले 70 सालों में हुआ है उस दलितों के लिए उसको पलटने का काल है। तो यह मान लें हम कि इसलिए यह बीजेपी सरकार दलितों के भलाई के लिए कुछ भी नहीं करेगी, केवल नुकसान करेगी। इतनी तो समझ हमारे में हमको आती है। लेकिन सवाल यह है कि दलित समाज की लीडरशिप ने क्या कभी यह सवाल उठाया है कि अगर 12,750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं तो 12,750 डॉक्टर हर साल बन सकते हैं दलित समाज से। और पिछली जो सब प्लान है, शेड्यूल कास्ट प्लान 25-26 की, उसके अनुसार तो 1,26,00,000 रुपए, 100 करोड़ 26 लाख रुपए सरकार, 1000 करोड़ 26 लाख रुपए, 1.27 लाख करोड़ सरकार ने एलोकेट किए हैं। इस 1.26 लाख करोड़ में से हम तो केवल 12.5 करोड़ निकालने की बात कर रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है 1.27 लाख करोड़ पूरा का पूरा पैसा दलित एजुकेशन को डेडिकेट कर दिए जाएं। और जो दलित डॉक्टर्स बनने के लिए नीट की परीक्षा से एलिजिबल है, प्राइवेट में इंडिया में, प्राइवेट में विदेशों में, उनको सरकार कहे तुम एडमिशन लाओ और पैसे सरकार देगी। तो मैं यह सवाल जो चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर सुन रहे हैं उनके सामने में सवाल रखना चाहता हूं कि आप दलित इंटेलेक्चुअल्स, दलित मिशनरीज, दलित एक्टिविस्ट, जो भी दलितों से नोट मांगता है, चंदे में दलितों से वोट मांगता है या बाबा साहब के नाम पर कोई काम करता है, उनसे पूछें कि आपको किसने रोक रखा है कि सरकार से यह कहें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो क्वालिफाइड दलित हैं उनकी पूरी फी सरकार दे और इसका मूल्य केवल 12,750 करोड़ रुपए होता है। खरबों रुपए दलितों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर सरकार यहाँ वहाँ खर्च करती है, जिसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। जो एजुकेशन पर खर्च होता है, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, फ्रीशिप, उसी का परिणाम हम देख पाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे, ये नई बहस जो हम शुरू कर रहे हैं, अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो आप सब्सक्राइब करें, आप लाल बटन पर जा कर के इसको ज्वाइन करें, फॉरवर्ड करें मित्रों में, और जब भी संभव हो, जो भी संभव हो, तो हमें आर्थिक मदद भी करें ताकि इन नए विचारों को समाज में बहस के लिए एक बार ओपन किया जाए। जय भीम, जय भारत।